कहानी की शुरुआत होती है और हम डीडेक नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो एक मैकेनिक के साथ मिलकर एक ट्रैक्टर को ठीक कर रहा था। तभी रेडियो चालू होता और खबर आने लगती है कि दुनिया भर में तापमान बढ़ता जा रहा है और एक इमरजेंसी की स्थिति आ गई है। और मैकेनिक ये कहते हुए रेडियो बंद कर देता है कि ये सब बकवास है। इसके बाद हम एल्वा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पिता दारा से मिलने जा रही होती है। जैसे ही वो अपने पिता के लोकेशन पर पहुंचती है वो अपना फोन निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। उसके पिता इस समय एक गुफा में रह रहे हैं। जब वो गुफा के अंदर जाती है तो वो देखते है कि वहाँ मौसम बहुत ही ठंडा है। तभी उसके पिता सामने आते हैं और एल्वा उनसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके पिता बताते हैं कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। उन्होंने कहा कि हम प्रकृति के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए अब प्रकृति हमारे साथ गलत करेगी। एल्वा अपना फोन बाहर निकालती है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। वो उनसे पूछती है कि और क्या कहना चाहोगे। इसके बाद उसके पिता अपनी रिसर्च के बारे में उसे बताते हैं। बातचीत के बाद एल्वा शहर वापस आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात डीडेक से होती है। एल्वा डीडेक की माँ को कहती है कि डीडेक बहुत अच्छा लिसनर है और वो जल्दी ही अंग्रेजी सीख जाएगा। लेकिन तभी कुछ बच्चे आकर उसे बुली करने लगते हैं। ये बात डीडेक की माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उन्हें भगाने की कोशिश करती है। भागते समय वह बच्चे ये कहकर जाते हैं कि वे फिर वापस आएंगे और डीडेक से बदला लेंगे। इसके बाद एल्वा अपने घर वापस आ जाती है और वो देखती है कि उसके पिता कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूछने पर उसके पिता बताते हैं कि वे बार्सिलोना जा रहे हैं। एल्वा उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन दारा नहीं मानते और निकल जाते हैं। फिर एल्वा भी शहर की तरफ लौटने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उन बच्चों ने डीडेक को पकड़ लिया है और वो इसे झील में फेंकने लगते हैं। एल्वा इस घटना को देख लेती है और वह दौड़कर जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही वे बच्चे डीडेक को पानी में फेंक देते हैं और भाग जाते हैं। एल्वा भी पानी में कूद जाती है ताकि वो डीडेक को बचा सके। धीरे धीरे डीडेक पानी में डूबता जाता है और एल्वा भी और गहराई में जाने लगती है। तभी बहुत तेज बिजली चमकती है और रेड स्टॉर्म आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब एल्वा डीडेक को लेकर ऊपर आती है तो वो देखती है कि पूरा माहौल बिगड़ चुका है। तूफान ने लगभग सारी चीजें नष्ट कर दी थी। एल्वा डीडेक को होश में ले आती है और वह शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वे शहर में पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है। सारे इंसान मर चुके हैं और सारे घर नष्ट हो चुके हैं। डीडेक अपनी माँ को ढूंढने के लिए भागते हुए अपने घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो अपनी माँ की लाश को देखता है। वो अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि एल्वा उसे रोक लेती है और जैसे ही एल्वा डीडेक को पीछे खींचती है पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो डीडेक को लेकर गुफा की तरफ आने लगती है जहाँ उसके पिता रिसर्च किया करते थे। कुछ देर बाद जब वो गुफा में पहुंचते हैं तो एल्वा कुछ कपड़े और कंबल निकालकर डीडेक को देती है। सुबह होते ही फिर से वे चलना शुरू कर देते हैं। एल्वा अपने घर पहुंचती है लेकिन वहां भी तबाही का मंजर नजर आता है। फिर वो फार्म हाउस पर जाती है और अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। एल्वा को समझ नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए। इसके बाद वो पूरा शहर घूमने लगते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। तभी डीडेक एक पुलिस की गाड़ी के पास जाता है और उसकी डिक्की में से बंदूक निकाल लेता है। जैसे ही एल्वा उसे ये करते हुए दिखती है वो उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि अब उन्हें बार्सिलोना के लिए निकलना चाहिए। एल्वा की नजर एक स्कूटर पर पड़ती है। वह उसे बैठकर स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वह स्टार्ट नहीं होता। तब डीडेक पीछे से धक्का देने लगता है और स्कूटर पत्थर से जाकर टकरा जाता है, जिससे एल्वा भी नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते समय मेटल के एक ऑब्जेक्ट से एल्वा का पेट जख्मी हो जाता है और ना चाहते हुए भी उन्हें घर वापस आना पड़ता है। एल्वा इन सारी बातों को फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है कि वह बहुत ही बेबस महसूस कर रही है। रात में डीडेक उसे देखने आता है और देखता है कि एल्वा की तबीयत धीरे धीरे और खराब होती जा रही है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन एल्वा कोई जवाब नहीं देती। तब वह उसके जख्मों को देखता है और समझ जाता है कि एल्वा को इन्फेक्शन हो गया है। डीडेक एल्वा की हालत को देखते हुए अकेले ही दवाइयां लेने निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद उसे डर लगता है लेकिन एल्वा की जान बचाने के लिए उसे ये करना पड़ेगा। वह हिम्मत जुटाता है और चला जाता है। सुबह सुबह डीडेक दवाइयां लेकर वापस आ जाता है और एल्वा को दवाइयां देने के बाद उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करता है। कुछ दिनों के बाद एल्वा के जख्म ठीक हो जाते हैं और वे दोनों इस बात पर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जब एक सुबह डीडेक उठता है तो वह देखता है कि एल्वा गायब है। उसकी नजर बेडशीट पर पड़ती है तो वहाँ खून लगा हुआ था। यह देखकर वो डर जाता है। वह साइकिल लेकर चारों तरफ एल्वा को ढूंढने लगता है। जब एल्वा उसे मिलती है तो वो देखता है कि उसके थाइस पर भी खून लगा हुआ है। वह समझ नहीं पाता और उससे पूछने लगता है। तभी एल्वा हंसकर कहती है कि यह पीरियड्स का खून है। इस बात से डीडेक थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। दरअसल उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद वे घर आ जाते हैं और धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डीडेक अपने हाथों में बंदूक लिए प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे ही एल्वा इन आवाजों को सुनती है वह भागते हुए डीडेक के पास आती है। वह डीडेक से पूछती है कि यह बंदूक तुम्हें कहाँ से मिली। डीडेक जवाब देता है कि पुलिस की कार से मिली। एल्वा डीडेक को गोलियां चलाने से रोकती है और उसे कहती है कि इसे वापस रख दो, लेकिन डीडेक कहता है कि नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि अब मैं घर का मर्द हूँ और मुझे तुम्हारी सुरक्षा करनी है। इस पर एल्वा कहती है कि यह सब बकवास है, तुम्हें बंदूक की जरूरत नहीं है, लेकिन डीडेक उसकी बात नहीं मानता और बंदूक लेकर चला जाता है।
देखते ही देखते कुछ और टाइम बीतता है और एल्बा अब समझ चुकी है कि कोई मदद के लिए नहीं आने वाला, उन्हें अपनी देखभाल खुद ही करनी पड़ेगी। इसके बाद वो अपने पिता का सर्वाइवल गाइड पढ़ती है, जिसमें बताया गया था कि पौधे कैसे उगाए जाते हैं और ऐसी स्थिति में सर्वाइवल कैसे किया जाए। अब समय बीतता है और कई साल गुजर जाते हैं। डिडक भी जवान हो चुका है। जब भी एल्बा उसे देखती है तो उसे एक अट्रैक्शन महसूस होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग को दबा देती है। ऐसे ही डिडक को भी एल्बा की ओर आकर्षण महसूस होने लगता है। एक दिन रात को बहुत तेज तूफान आता है, जिससे उनका पूरा गार्डन बर्बाद हो जाता है। वे दोनों ही गार्डन को ठीक करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब वो उस गार्डन की बर्बादी को देखते हैं तो एल्बा कहती है हम सुबह होते ही बार्सिलोना के लिए निकल जाएंगे। सुबह होने पर डिडक ट्रैक्टर लेकर वहां आ जाता है और वे दोनों उस ट्रैक्टर में बैठकर बार्सिलोना के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद वे बार्सिलोना पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ भी सब कुछ तबाह हो चुका था। एल्बा समझ जाती है कि औरों की तरह उसके पिता भी जिंदा नहीं बचे होंगे और निराश होकर वो हार मान लेती है। इसके बाद वे पूरा शहर घूमते हैं और बार्सिलोना के स्टेडियम में दाखिल हो जाते हैं। वहां डिडक फुटबॉल खेलने लगता है और एल्बा दर्शकों की तरह बैठकर उसकी हौसला अफजाई करती है। रात में दोनों ही एक दूसरे के पास बैठकर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। तभी एल्बा बातचीत शुरू करती है और कहती है कि हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसके बाद वह डिडक को किस करती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उस रात के बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है और अब वे बहुत खुश रहने लगते हैं। समय बीतता है और वे समंदर के किनारे एक घर बना लेते हैं और अपनी जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं। एक दिन एल्बा डिडक को बताती है कि वह मां बनने वाली है और डिडक इस बात से बहुत खुश होता है। एक रात जब एल्बा अपने पिता के नोट्स देख रही होती है, तभी उसके पेट में दर्द महसूस होता है। उसके बाद एल्बा एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वे काई रखते हैं और दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। एक दिन एल्बा समंदर में एक बोट को देखती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे लगता है कि शायद बोट में कोई है। वह डिडक को भी बुलाती है, लेकिन डिडक समंदर की ओर देखने के बाद कहता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। मगर एल्बा की नजर किनारे पर पड़े एक आदमी पर पड़ती है। वह सोचती है कि वो उसके पिता दारा हैं। वह भागकर उस आदमी के पास जाती है, लेकिन वह दारा नहीं थे। फिर वे उस आदमी को अपने घर ले आते हैं। थोड़ी देर बाद उस आदमी को होश आता है और वह अपना नाम सर्गी बताता है। सर्गी उनसे बात करते हुए कहता है कि उन्हें देखकर उसे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस दुनिया में वह अकेला ही जिंदा इंसान है। उसने बताया कि वह एक आइलैंड पर रहता है और जब भी मौका मिलता है वह बोट लेकर लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और आज उसका ढूंढना सफल हो गया, लेकिन अब वो वापस अपनी बोट पर लौटना चाहता है। इन बातों को सुनकर एल्बा कहती है कि उसे उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन डिडक को ये पसंद नहीं आता और वो कुछ नहीं कहता। सर्गी भी यह समझ जाता है और वो अपनी बोट पर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन जाते समय वो पूछता है कि क्या वो उन दोनों के गले लग सकता है, क्योंकि उसने बहुत समय से किसी इंसान को गले नहीं लगाया है। अब ये तीनों गले लगते हैं और सर्गी फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद एल्बा के कहने पर सर्गी वहीं रुकने का फैसला करता है और सर्गी डिडक को काफी तरह की सर्वाइविंग स्किल्स सिखाता है। एक दिन जब एल्बा अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो सर्गी उसे छुपकर देख रहा था। तभी डिडक उसे देख लेता है और उसे पूछने लगता है। सर्गी कहता है कि वो सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रहा था और वह उसके लिए शहद लेकर आया है, लेकिन डिडक सर्गी को कहता है कि अब उसकी बोट तैयार हो चुकी है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। सर्गी को यह बात अच्छी नहीं लगती और वह कहता है कि वह चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले सर्गी कहता है कि वो चाहता है कि वो उसके साथ उसकी बोट पर चलें और उसकी तरफ से यह उसका धन्यवाद कहने का तरीका होगा। सर्गी उन्हें पार्टी के लिए बोट पर बुलाता है और कहता है कि उन्हें रात को वहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसके पास उनके लिए एक सरप्राइज है। रात के समय बोट पर सर्गी उन्हें एक प्रोजेक्टर पर फिल्म दिखाता है, जिसे देखकर वे दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अगली सुबह जब डिडक की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वो लोग घर से बहुत दूर आ चुके हैं। वह एल्बा को उठाने जाता है, लेकिन तभी सर्गी उसके सिर पर हमला कर देता है, जिससे डिडक समंदर में गिर जाता है। यह आवाज सुनकर एल्बा भी जाग जाती है और वह भी डिडक के पीछे समंदर में कूद जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह समंदर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सर्गी काई को लेकर वहां से जा चुका है। ये दोनों ही घर वापस लौट आते हैं, लेकिन अब वो बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है। वे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सर्गी कौन से आइलैंड में रहता है। इस दौरान डिडक अपनी बोट को ठीक करता है और एल्बा को याद आता है कि सर्गी अपने साथ शहद लाया था। वो बोटानिकल बुक्स पढ़ने लगते हैं और पता लगाते हैं कि कौन से आइलैंड पर शहद मिलता है। काफी मेहनत के बाद वे उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ डिडक अपने साथ अपनी बंदूक भी लेकर आया था। आइलैंड पर दाखिल होते ही उन्हें काई की रोने की आवाज सुनाई देती है। वे दौड़कर नजदीक पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनका बच्चा कहाँ पर है। सर्गी के घर के नजदीक पहुंचने पर वे देखते हैं कि सर्गी कहीं बाहर की ओर जा रहा है। डिडक सर्गी पर नजर रखने लगता है और एल्बा को काई के पास भेज देता है। एल्बा जब काई के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि सर्गी ने उसे एक पिंजरे में बंद करके रखा है
एल्बा पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं तोड़ पाती। एल्बा वापस आकर ये सब डीडेक को बताती है। डीडेक बंदूक लेकर एल्बा को सर्गी पर नजर रखने के लिए कहता है और खुद कई को लेने चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब एल्बा को कई की रोने की आवाज सुनाई देती है, वह वापस मुड़कर कई की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी सर्गी उसे पकड़ लेता है। उसी समय डीडेक भी वहां आता है और वह देखता है कि सर्गी ने उस पर बंदूक तान रखी है। अब सर्गी एल्बा और डीडेक दोनों को ही बांध देता है, लेकिन तभी एल्बा सर्गी से कहती है कि अगर वह उसके बच्चे को वापस दे दे तो वो दोनों साथ रह सकते हैं। यह सुनकर सर्गी रुक जाता है और एल्बा को आजाद कर देता है और वह एल्बा से कहता है कि जब भी वह चाहेगा उसे बच्चे को रुलाना पड़ेगा, क्योंकि उसे बच्चे की रोने की आवाज एक मधुर संगीत की तरह लगती है। एल्बा कई को दूध पिलाने लगती है और सर्गी के जाने पर कई को लेकर वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद जब सर्गी उसका पीछा करता है तो उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह उस तरफ जाकर देखता है तो वह देखता है कि वहाँ मोबाइल पर रिकॉर्डिंग लगी है। दरअसल एल्बा ने उसे चकमा दे दिया था और वह डीडेक को आजाद करने चली गई थी। इसके बाद सर्गी गुस्से में आता है और एल्बा के पैरों पर गोली मार देता है। उसी समय डीडेक भी खुद को आजाद कर लेता है और सर्गी पर हमला कर देता है। यहाँ सर्गी और डीडेक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एल्बा बंदूक उठाकर सर्गी को धमकी देती है, लेकिन सर्गी धक्का देकर उसे गिरा देता है। लड़ाई के दौरान डीडेक औजार से सर्गी पर हमला करता है और सर्गी उसे गोली मार देता है। वे दोनों ही घायल हो जाते हैं, लेकिन डीडेक ने सर्गी को इतनी जोर से मारा था कि उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डीडेक कई के पास जाता है और उसे आखिरी बार गले लगाता है। तभी एल्बा भी वहां आ जाती है और डीडेक नीचे गिर जाता है। एल्बा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन डीडेक अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद एल्बा डीडेक की लाश को समंदर में बहा देती है और अपने बच्चे को लेकर वापस आ जाती है। समय ऐसे ही बीतने लगता है और हमारे सामने कई सालों के बाद का दृश्य आता है। हम कई को देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो चुका है और वो अपने पूरे घर में फुटबॉल खेलता है। तभी एल्बा उसके पास आती है और फोन में उसके पिता की वीडियो उसको दिखाती है। अपने पिता की वीडियो देखने के बाद कई बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।